दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम बात करने वाले होंगे नेशनल इनकम के इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इससे पिछले पार्ट में हम बात करके आ चुकी है कि इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे जो कि आपकी इनकम मेथड से रिलेटेड होंगे। और आज के पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि इनकम मेथड से रिलेटेड हमारे पास कितने टाइप के नेशनल इनकम के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे पास इनकम मेथड के दो टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जिसमें क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि आपको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकालनी है, जो कि सिंपल क्वेश्चन होता है। और टाइप 2 में बेसिकली क्वेश्चन आपसे करेगा क्या, वो आपको बोलेगा कि आपको इनकम मेथड में से किसी एक पार्ट की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आपको क्वेश्चन में होगा क्या कि आपसे ये नहीं बोलेगा आपको नेशनल इनकम निकालनी है, आपसे बोलेगा आपको रेंट की वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा और आपको इनको करना पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 करके इनको देखते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे और फिर टाइप 2 के क्वेश्चन को करके देखेंगे कि इनको करा कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइप 1 को देख लेते हैं कि इनको करा कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, इसमें हमें निकालना क्या है, पहले कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। वो आपको पता है नेशनल इनकम को हिंदी में हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और राष्ट्रीय आय को शॉर्ट फॉर्म में हम NNP/FC लिखते हैं। आपको इस बात का भी पता होगा। जो आपको डेटा गिवन है ना, सारा करोड़ में गिवन है, मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया है। तो 1 बाय 1 करके इन डेटा को पहले रीड कर लेते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी का पारिश्रमिक 800 गिवन है आपको, रेंट यानी किराया 200, वेजेस यानी वेतन 750, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है -30, प्रॉफिट यानी लाभ 300 गिवन है आपको, इंटरेस्ट यानी ब्याज 100 है, डेप्रिसिएशन 50 है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड 80 है, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट 60 है और नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात आपको -20 गिवन है। तो बेसिकली क्वेश्चन ने आपसे बोला है आपको नेशनल इनकम निकालनी है, बट क्वेश्चन ने आपको कोई मेथड तो बताया नहीं कि किस मेथड से निकालनी है। आपको पेपर में भी वो मेथड नहीं बताएगा, आपको इनके कंपोनेंट्स को देखकर ही पहचानना पड़ेगा कि आपको किस मेथड से फाइंड करना है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। जैसे यहाँ मैंने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, रेंट गिवन है, वेजेस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। तो ये सारी जो है ना कंपोनेंट्स आपके किसके, इनकम मेथड के यानी आय विधि के आपके कंपोनेंट्स गिवन है। तो इसके थ्रू मैंने पहचाना कि हमें क्वेश्चन में जो राष्ट्रीय निकालनी होगी ना, वो हमें इनकम मेथड से निकालनी होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि कैसे आपको आय विधि के थ्रू यानी इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालनी है इस क्वेश्चन में। आई होप आपने सारा डेटा को अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना दोस्तों स्टार्ट, तो सबसे पहले आपको उस मेथड का नाम लिखना है जिस मेथड के थ्रू आप ये क्वेश्चन करने वाले हो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ इनकम मेथड से, तो पहले मैं लिखूंगा बाय यूजिंग इनकम मेथड। हिंदी में आप लिखोगे आय विधि के द्वारा। दोस्तों मेथड का नाम लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको पता है कि जब इनकम मेथड के हम तीनों स्टेप्स को प्लस करते थे तो हमारा निकल के क्या आता था, हमारा निकल कर आता था NDP/FC। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ NDP/FC साइड में लिख लेना है। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लगा के इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख देना, अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो आप इंग्लिश में इसकी ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख देना। आपको पता है कि आपको इनकम मेथड के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। यानी 3 स्टेप कौन से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय। तो आपको जो भी डेटा गिवन है आपको उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जैसे आपको सबसे पहले डेटा कौन सा गिवन है, आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल के लिख लेना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आप इसको लिखना कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और दोस्तों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से तो आपका नेशनल इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम नहीं निकलती, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अलावा और क्या लेना पड़ता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। बट इस क्वेश्चन में कहीं तक आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन हो तो आपको करना क्या है, आपको 4 चीज़ों को ऐड करना है। 4 में सबसे पहली चीज़ थी रेंट, तो आपने रेंट को लिख लिया। फिर था आपका इंटरेस्ट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लो। उसके बाद आपका क्या था, प्रॉफिट था। आई होप आपको याद होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी। तो प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लिया। फिर और चौथी चीज़ क्या थी तो उसके अंदर रॉयल्टी, बट क्वेश्चन में रॉयल्टी तो हमें कहीं तक गिवन नहीं है तो हम रॉयल्टी को नहीं लिखेंगे। और थर्ड स्टेप में आपका क्या था, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय। क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय यानी मिश्रित आय कहीं गिवन है, आपको नहीं गिवन है, तो आपको मिश्रित आय को नहीं लिखना है। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो यहाँ जो मैंने प्लस लगाया है मैं इसको मिटो देता हूँ। यानी अब आपको करना क्या है, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जो भी वैल्यू है उसको वैल्यू की जगह पे रख देना है। जैसे रेंट आपको 200 गिवन था, इंटरेस्ट आपको कितना गिवन था, 100 गिवन था, आपने वो लिख लिया। जब आप ये नंबर्स लिखोगे ना तो आपको बहुत ध्यान से केयरफुली सेम नंबर को उसकी जगह पे लिखना है, किसी दूसरे नंबर को उसकी जगह पे मत लिख दीजिएगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इंटरेस्ट के बाद आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था आपका 300। दोस्तों आपको करना क्या है कि इन चारों वैल्यू को आपको प्लस कर लेना है। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका वैल्यू आएगी आपकी ₹1400 करोड़। आपको यहाँ
करोड़ वर्ड लिखना भूलना नहीं है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यानी जब हमने नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड का यूज़ करा, जो हमारा NDPAT-FC आया निकल के, वो कितना आया आपको 1400 निकल कर आया। तो अब करना कुछ नहीं है, आपको इसको थोड़ा डब्बा बना के लिख लेना ताकि ये थोड़ा हाईलाइट होता रहे। बट आपको क्वेश्चन में तो ये निकालना नहीं है, क्वेश्चन में तो आपको NNPAT-FC निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको अब इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको कन्वर्ट करने से पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि कन्वर्ट किसको कर रहे हो आप लिखोगे कन्वर्ट NDPAT-FC इनटू नेशनल इनकम या फिर NNPAT-FC। आपको हिंदी में लिखना होगा कि आप NDPAT-FC को परिवर्तित कर रहे हैं NNPAT-FC में या फिर राष्ट्रीय आय में। तो अब आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जिस चीज़ की वैल्यू हमें नहीं पता होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप NNPAT-FC को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लोगे क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। और जिस चीज़ की भी आपको वैल्यू पता होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, जैसे NDPAT-FC की वैल्यू हमें पता है। तो अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इसको कंपेयर करते हैं। जैसे ये आपका नेट गिवन है, ये भी नेट गिवन है, तो इनमें तो ये बैलेंस है। ये आपका डोमेस्टिक और ये नेशनल, यानी घरेलू और राष्ट्रीय। और आपको पता है डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल से, और हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो हम प्लस से करते हैं NFIA, जिसको फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में बोले तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय इसकी फुल फॉर्म होती है। और बाकी सारी चीज़ इसकी बैलेंस है। और आपको क्वेश्चन में NFIA भी गिवन था 4th नंबर पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय -30 गिवन था। तो अब करना कुछ नहीं है, आपको NDPAT-FC जगह पे NDPAT-FC की वैल्यू रख देनी है, प्लस का साइन लगा के आपको -30 लिख देना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जाएगी रुपीज़ में 1370, और आपको यहाँ करोड़ लगाना नहीं भूलना है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो नेशनल इनकम निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 1370 करोड़। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेसिकली कि मैंने यहाँ नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करा है आपकी आय विधि के द्वारा, यानी इनकम मेथड के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले उसको हम रीड कर लेते हैं कि बेसिकली उसमें पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन ने बोला है आपको कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में बोले तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको NDPAT-FC फाइंड करना है और वो आपको पता नहीं है। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, नेशनल इनकम, यानी NNPAT-FC को हमें फाइंड करना था। बट यहाँ हमें NDPAT-FC को फाइंड करना है। और हमारा जो डेटा गिवन है वो ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपको डिविडेंड यानी लाभांश 100 करोड़ दिया है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान 200 दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवतरित लाभ 20 है, रेंट आपका 100 है, इंटरेस्ट पे बाय द प्रोडक्शन यूनिट आपकी 130 है, कॉर्पोरेशन टैक्स आपका 50 दे रखा है, वेजेज एंड सैलरी आपकी 1000 दे रखी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कहते हैं वो आपका 10 गिवन है। बट आपको क्वेश्चन ने कहीं बोला है कि आपको इसको किस मेथड से फाइंड करना है? नहीं, क्वेश्चन आपको पेपर में भी नहीं बताएगा कि आपको किस मेथड से फाइंड करना है। क्या बोला तूने? आपको कंपोनेंट्स देखकर पहचानने पड़ेंगे कि आपको यहाँ कौन सा मेथड लगाना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ डिविडेंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रेंट हो गया, आपकी वेजेज एंड सैलरी हो गई, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब हमने कहीं ना कहीं इनकम मेथड यानी आय विधि के अंदर पढ़े थे। तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन में यहाँ इनकम मेथड के थ्रू NDPAT-FC निकालना पड़ेगा। आपको यही पता होगा कि जब हम इनकम मेथड के थ्रू अपने तीनों स्टेप्स को प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा NDPAT-FC ही निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो सी भी मेथड लगाओगे ना, सबसे पहले उस मेथड का नाम लिखोगे कि आप किस मेथड से कर रहे हो। चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपके इनकम मेथड से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा बाय यूजिंग इनकम मेथड। हिंदी में लिखोगे आपका आय विधि के द्वारा। दोस्तों आयो आपने लिख लिया होगा कि आप किस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को कर रहे हो, और आपको पता है कि जब इनकम मेथड के थ्रू अपने तीनों स्टेप्स को प्लस करते हो तो आपका NDPAT-FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में बोले तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर आता है। तो उसमें आप करते क्या हो, आप सबसे पहले ऐड करते हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आपको यहाँ चेक करना है कि यहाँ आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं गिवन है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ कहीं गिवन ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया जब आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन होगा ना, तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश। तो क्वेश्चन में हमें वेजेज एंड सैलरीज तो गिवन है 1000, तो आपको सबसे पहले साइड में इसको लिख लेना है कि वेजेज एंड सैलरीज आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिक क्या था कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं था, आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स गिवन है, तो आपको पहले उसको प्लस करके ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका था पेमेंट इन काइंड, तो आपको काइंड तो कहीं दिख नहीं रहा है,
और साथ का इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें लेनी होती है जो कि एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी जाती है। जैसे सेकंड पार्ट में आपको कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, एक तरीके से एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी खरीदी है, तो ये भी तो एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है, तो आपको इसको भी यहाँ लिख लेना है। मैं यहाँ इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पेपर में पूरा लिखना है। उसके बाद आपका ये पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल कर आ जाएगा। और दूसरे स्टेप में हमें क्या फाइंड करना होता था, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो आप चेक करोगे आपको नहीं गिवन है। फिर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स पता होंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। तो पहले आपको देखना है रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको यार रेंट भी लिख लेना है। और दोस्तों आपको चेक करना है कि इस क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट गिवन है या नहीं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट भी लिख लेना है। आपको पता है रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद आपको देखना होता है प्रॉफिट। क्या यहाँ आपको कोई प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन है, बट आपको पता है कि प्रॉफिट के मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए थे, 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन सा, पहला था आपका डिविडेंड, तो आप यहाँ डिविडेंड ऐड कर लोगे। और दूसरा था आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, तो आपको यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स को भी ऐड कर लोगे। और दोस्तों अगला आपका था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या आपको यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, हाँ आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी यहाँ गिवन है। तो आपको 1 बाय 1 करके जितने भी आपके स्टेप्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं ना, आपको यहाँ उसको लिख लेना होता है और बाद में उन सबकी वैल्यूज को प्लस कर देना होता है। तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी निकल कर आ गया। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको सिखाया था कि आपको मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय निकालना है। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय गिवन है, नहीं गिवन है, तो बस आपको इसको इतना ही प्लस करना है, इसके आगे आपको इसको प्लस नहीं करना है। और आपको करना क्या है कि जो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको उसको प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करना है। जैसे वेजेज एंड सैलरीज हमें 1000 गिवन है, तो हम यहाँ वेज एंड सैलरीज के बदले में 1000 लिख लेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी में एम्प्लॉयर द्वारा 200 करोड़ किया जा रहा है, तो हमें 200 लिख लेंगे। अगला आपका रेंट कितना पे आउट किया गया है, 100, तो आपको यहाँ रेंट भी 100 लिख लेना है। इंटरेस्ट कितना पे करा गया है, 130, तो आपको 130 इंटरेस्ट भी लिख लेना है। और डिविडेंड आपको 100 दे रखा है, तो आपको डिविडेंड भी लिखना है। आपको ढंग से हर चीज़ों को लिखना है, आपको यहाँ कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। सॉरी। कॉर्पोरेशन टैक्स आपको 50 गिवन है, तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स 50 लिख लेना है। और आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना गिवन है, 20, तो आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी लिख लेना है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपको इन सबको प्लस करना है और आपको इसमें किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो इनकम मेथड होता है ना, उसके थ्रू आपका एनडीपी एट एफसी ही निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी एनडीपी एट एफसी गया था। अगर क्वेश्चन आपसे एनडीपी एट एफसी के अलावा जीडीपी एट एमपी कुछ ऐसी चीज पूछ लेता, तो आपका एक स्टेप और बढ़ा था जिसमें आपको इसको कन्वर्ट भी करके दिखाना होता। तो चलिए दोस्तों अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1600 करोड़। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे हमने इनकम मेथड के थ्रू यहाँ एनडीपी एट एफसी फाइंड करा है। तो चलिए दोस्तों अपने टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष को निकालना है। और जो आपको डेटा गिवन है वो सारा करोड़ में, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अभी तक हमें जितने भी पीछे क्वेश्चन करे थे उसमें और इन क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए कह देता था या फिर कोई दूसरा एग्रीगेट निकालने के लिए कह देता था, बट यहाँ आपको किसी एग्रीगेट की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकालनी है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस आते के साथ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपने किस मेथड के अंदर पढ़ा है। हमने अभी इनकम मेथड के अंदर 3 स्टेप पढ़े थे, जिसमें सेकंड स्टेप के अंदर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष निकालना पड़ता था। तो इससे मेरे को याद आता है कि आय विधि यानी इनकम मेथड के अंदर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना सीखा था। तो यानी इस क्वेश्चन में जो मेथड लगेगा वो कौन सा होगा, इस क्वेश्चन में आपको इनकम मेथड लगाना होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस आपका इनकम मेथड में ही आता है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि मैंने कैसे पहचाना यहाँ मुझे इनकम मेथड लगाना है। तो अब इस बार मैं सारा डेटा को रीड कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में 3120 गिवन है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ एम्प्लॉयर नहीं लिखा है, यहाँ एम्प्लॉय लिखा है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो उसको तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करेंगे, बट अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है ना तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक का पार्ट होता है, बट एम्प्लॉय द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ना उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपको 200 गिवन है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है 1600, रेंट गिवन है 200, इंटरेस्ट गिवन है 150 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी आपको NFIA गिवन है वो कितना है -20 और डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास आपको कितना गिवन है 200। तो आपको यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, बट इस क्वेश्चन को करने का आपको थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। अभी हम करते क्या थे, पहले हम स्टेप 1 फॉलो करते थे जिसमें हमें कर्मचारी का पारिश्रम निकालना पड़ता था एंड उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते थे, फिर हम थर्ड स्टेप निकालते थे, फिर 4th और फिर 5th।
बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको उल्टे से चलना है। उल्टे से का मतलब क्या है कि पहले आपको पता होगा कि जब हम इनकम मेथड से क्वेश्चन करते थे तो हमारा निकल कर क्या आता था, उससे आपका निकल कर आता था एनडीपी एट एफसी। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले इस क्वेश्चन में हम एनडीपी एट एफसी फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि जब क्वेश्चन में एक एग्रीगेट गिवन हो तो हम दूसरा एग्रीगेट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो पहले हम जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी की वैल्यू निकालेंगे। और मुझे पता है कि एनडीपी एट एफसी तीन चीज़ों को मिलकर बनता है, तो कहीं ना कहीं मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की वहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं आपको करके दिखा दूंगा ना तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी में। तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि कन्वर्जन ऑफ जीडीपी एट एमपी इंटू एनडीपी एट एफसी। तो दोस्तों आई होप आपने लिख लिया होगा कि कन्वर्जन ऑफ जीडीपी एट एमपी इंटू एनडीपी एट एफसी। अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो आप लिखोगे जीडीपी एमपी का एनडीपी एट एफसी में परिवर्तन। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको नहीं पता होती आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कहीं गिवन नहीं थी तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और जीडीपी एट एमपी की हमें वैल्यू पता थी तो उसको हमने राइट हैंड साइड लिख दिया। अब आप 1 बाय 1 करके इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये पहला आपका जी है और ये आपका नेट है, यानी आपका ग्रॉस दे रखा है यानी सकल दे रखा है, ये नेट यानी शुद्ध दे रखा है। आपको पता है ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है, और जब हम बड़े से छोटे पर जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं, आपका डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोले तो उसको मूल्यह्रास कहते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट आपको पेपर में फुल फॉर्म यूज करनी है। अगला आपका ये डोमेस्टिक है यानी घरेलू है, और ये भी डोमेस्टिक है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका प्रोडक्ट है और ये भी आपका प्रोडक्ट है तो आपको इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है आपका मार्केट प्राइस जिसको हम हिंदी में बाजार कीमत कहते हैं, और ये आपका फैक्टर कॉस्ट जिसको हम कारक लागत कहते हैं। आपको पता है मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, और जब हम बड़े से छोटे पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनआईटी भी बोलते हैं, हिंदी में बोले तो उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सबकी वैल्यूज क्वेश्चन से उठा के इसमें रख देते हैं ताकि हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाए। तो आपको पता है जीडीपी एट एमपी आपको क्वेश्चन में 3120 गिवन है, और आपको डेप्रिसिएशन सबसे आखिरी में गिवन था 8 नंबर पे 200, तो आप 200 लिख लेंगे, और माइनस साइन लाके आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आपके लिए छोटा सा काम है कि अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला पता है ना तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, आप इसको माइनस करना है 3120 में से आपको -500 माइनस करना है। आप सोचोगे ये -500 कैसे आया, तो मैंने इनको माइनस को प्लस कर दिया तो यहाँ आपका 500 आ गया। अब जब इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2620। याद रखना यहाँ रुपीज़ और यहाँ करोड़ लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। हिंदी में आप इसको करोड़ लिखेंगे, इंग्लिश वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे हमने एनडीपी एट एफसी निकाला, कैसे जीडीपी एट एमपी से। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अब आपको पता है कि आप किस मेथड के थ्रू ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, तो पहले आप उस मेथड का नाम लिख लेना। दोस्तों यहाँ मैंने मेथड का नाम लिख लिया है जिसमें विधि से करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ लिखना होगा आई विधि के द्वारा। अब आपको पता है कि इनकम मेथड से आपका निकल के क्या आता था, एनडीपी एट एफसी। आपको एनडीपी एट एफसी का पूरा फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आपका आता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट आपको पेपर में फुल फॉर्म यूज करनी है, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक। फिर आता था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष, और फिर लास्ट में आता था आपका मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ मैं सबकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बट आपको पेपर में यहाँ फुल फॉर्म यूज करनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। तो आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो आपका गिवन है 1600, तो आपको यहाँ 1600 रख देना है। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं पता तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस को एज इट इज लिख देना। मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय क्वेश्चन में हमें कहीं भी गिवन नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे। और आपका क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी पता था कितना है 2620, तो आपको यहाँ वैल्यू रख देनी है और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड कर लेना है। अब आप करोगे क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला छोड़ोगे, यानी 1600 जो यहाँ प्लस में है इक्वल टू उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपको 2620 में से 1600 आप माइनस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल कर आ जाएगा जो कि होगा आपका 1020। और आगे आपको रुपीज़ लगाना नहीं भूलना है और ब्रैकेट लगा के इन करोड़ लिखना मत भूलना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष कैसे इस क्वेश्चन में फाइंड करा था जहां पे हमें एक एग्रीगेट की वैल्यू गिवन थी। दोस्तों आई होप समझ आ गया कि टाइप 2 इनकम मेथड क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आपको टाइप 2 के अंदर सीधे क्वेश्चन में एंट्री नहीं करनी है, इन द सेंस कि आपको सीधा क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को उल्टे करते हुए चलना है। आई होप आपको पूरी तरीके समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे ऑपरेटिंग सरप्लस 1020 करोड़ निकाला। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि इनकम मेथड के थ्रू कैसे हम देश की नेशनल इनकम को निकालते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।